देखिए अब हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स में हम लोग ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए, और जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्केन्स, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स या हेलोल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हेलोल्केन्स की, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो पहला फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेनली जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड के लिए, जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, आपस में उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पे डिपेंड करेगा? अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वॉन डर वाल फोर्स इंपॉर्टेंट फोर्स होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करता है, और ये वॉन डर वाल फोर्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पोलैरिटी भी है, मॉलिक्यूल पोलर कैरेक्टर का है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एडिशनल डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वैसे भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब हेलोल्केन्स की बात करेंगे तो पहला पॉइंट देखिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में, हेलोल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। अपने पैरेंट एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ग्रेटर होगा। जैसे CH4 मीथेन है तो उससे ग्रेटर, उससे हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके एल्काइल हैलाइड का, CH3Cl का या CH3Br का, किसी का भी। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है जरा समझिए। CH4 के अंदर अगर हम एटम्स देखेंगे, CH4 के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं? एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 4 हाइड्रोजन है। हाँ। अब आपने जब कोई एल्काइल हैलाइड इससे बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और कोई हैलोजन लाएंगे। हाँ। अब हाइड्रोजन एक स्मॉल एटम है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई भी हैलोजन लाएं, चाहे फ्लोरीन लाएं, क्लोरीन लाएं, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी हैलोजन एटम लाएंगे, उसका साइज, एटॉमिक साइज हाइड्रोजन से बेटर है। हाँ। इसका मतलब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया। देखिए आप किसको कर रहे हैं? एक स्मॉल हाइड्रोजन एटम को, और उस हाइड्रोजन आ कौन रहा है? एक लार्ज साइज हैलोजन एटम। तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ गया, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूलर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इंप्रूव कर गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है, जो फर्स्ट रीजन क्या है कि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि हैलोजन एटम का साइज हाइड्रोजन से ग्रेटर है। तो एक लार्ज साइज का जब एटम मॉलिक्यूल के अंदर आ गया तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा, नंबर 1। इससे वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। नंबर 2, मीथेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या कोई भी एल्केन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। तो नॉन पोलर होंगे तो इनके अंदर केवल वीक वॉन डर वाल फोर्सेस ही एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जब आप हेलोल्केन बनाएंगे तो जो बॉन्ड आपके पास मिला वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड मिला, हाइड्रोजन को हटा के कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो गया। तो कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होगा। हाँ, तो डाइपोल डाइपोल, तो वहां पर क्या होगा कि एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, C+ एंड X-, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम, यहाँ पर पोलैरिटी आ जाएगी। तो जो एल्केन्स थे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाइल एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जब वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके अंदर एक और एडिशनल फोर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। कौन सा? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या पोलर पोलर इंटरेक्शन कह सकते हैं। इस एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 रीजन है, एक तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया, उससे वॉन डर वाल फोर्स बढ़ गया। दूसरा, मॉलिक्यूल होने की वजह से एक एडिशनल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हो गया? हाँ।
ये रीजन है कि क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब एक और फैक्टर पे आते हैं, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम। ये एक और फैक्टर यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम सेम एल्काइल ग्रुप के लिए बात करें, अगर एल्काइल ग्रुप कॉमन है और हम हेलोजन एटम का साइज बढ़ाएं तो भी मॉलिक्यूलर साइज इंप्रूव होगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिमिलरली फॉर सेम हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कार्बन चेन। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी फैक्टर से, चाहे आप हेलोजन एटम का साइज बढ़ाएं, चाहे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएं। एल्काइल हैलाइड का मतलब Rx, एल्काइल ग्रुप एंड हेलोजन एटम। चाहे आप एल्काइल बढ़ाएं मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें बढ़ाएं, या आप हेलोजन एटम का साइज बढ़ाएं, जैसे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाए, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ जाए। इन दोनों ही फैक्टर से मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने का मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, और वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, पहले हेलोजन फैक्टर को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इससे ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3Br का, इससे ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होगा 3I, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है? अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? यहाँ पर साइज ऑफ हेलोजन एटम, साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। एग्जांपल में देखिए यहाँ पर साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। सेकंड फैक्टर यहाँ पर देखिए, इस एग्जांपल में देखिए हेलोजन कॉमन है, Cl क्या बढ़ रहा है? कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी एल्काइल ग्रुप का बढ़ रहा है, क्लियर। और एल्काइल ग्रुप तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो दोनों ही फैक्टर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, चाहे हेलोजन का साइज बढ़ाएं या आप कार्बन चेन का साइज बढ़ाएं। ओवरऑल मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम सेम कार्बन के एल्काइल हैलाइड्स को कंपेयर करते हैं, विच आर नोन एज आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स के केस में, आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स का मतलब है विच आर आइसोमर्स, और आइसोमर्स कौन होते हैं? इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। कार्बन एटम, अभी इससे पहले वाले रूल में इसमें हमने क्या कहा कि कार्बन एटम का अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर हम सेम कार्बन और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचेस, जैसे जैसे ब्रांचिंग आप बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कम होगी, ये आपने पढ़ा हुआ है। और एल्काइल हैलाइड या आगे कोई भी आप ऑर्गेनिक फैमिली पढ़ेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उसका एक कॉमन ट्रेंड है कि ब्रांचिंग अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। रीजन एक ही है, कॉमन है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के अंदर हम ब्रांचेस बढ़ाएंगे, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर शेप, जो मॉलिक्यूल का शेप है, ज्योमेट्री है, वो स्फेरिकल होने लगता है। स्फेरिकल, और स्फेरिकल ज्योमेट्री का जो सरफेस एरिया है वो सभी ज्योमेट्री से कम होता है, सबसे कम सरफेस एरिया स्फेरिकल ज्योमेट्री में होता है। ठीक, सरफेस एरिया जैसे जैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल कैरेक्टर आएगा, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। वॉन डेर वाल्स फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में जब आप कंपेयर करेंगे तो ब्रांचिंग देखिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, मैंने पेंटाइल क्लोराइड के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, एन पेंटाइल क्लोराइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड और नियोपेंटाइल क्लोराइड। ऑल दीज आर पेंटाइल क्लोराइड, ऑल दीज एल्काइल हैलाइड्स हैव 5 कार्बन एटम्स, लेकिन एन पेंटाइल क्लोराइड अनब्रांच्ड है, इसमें थोड़ी ब्रांचिंग है, और इसमें आप देखिएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड में ज्यादा ब्रांचिंग है, ये ज्यादा स्फेरिकल है। आप अगर मॉलिक्यूलर साइज को देखिए तो ये ऐसा मॉलिक्यूलर साइज है, इसमें देखिए ये, तो जैसे से आप देखिए थोड़ा स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ रहा है। और स्फेरिकल कैरेक्टर बढ़ने का मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने का मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
डिक्रीज होगा क्योंकि वो सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉन ठीक। फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। लेकिन एक हाँ ठीक। ध्यान रखिएगा, पहले कार्बन एटम देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट फैक्टर है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तब ब्रांचिंग देखनी है आपको। एक एग्जांपल समझिए, अगर मैं ठीक। आपसे कहता हूं कि एन पेंटाइल क्लोराइड, ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कहता हूं हम्म। एन पेंटाइल क्लोराइड और टर्शरी या नियो ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? ठीक है, या मैं कह देता हूं एन, एक और एग्जांपल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड नियो पेंटाइल क्लोराइड, ऐसे दे देते मान लीजिए। तो हम ब्यूटाइल क्लोराइड। हमने कहा एन ब्यूटाइल क्लोराइड पहला है, और दूसरा नियो हाँ पेंटाइल क्लोराइड। अब किसका बॉइलिंग हाँ। ज्यादा होगा? एन ब्यूटाइल देख, वहां क्लोराइड। पर नियो पेंटाइल क्लोराइड का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हो गया ये, हाँ और दूसरा हमने कहा था एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब 4 कार्बन, हाँ। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन। तो इस कार्बन को हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं इसे हटा के ठीक। अपना CH3 करते हैं। दिस इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। हम्म। किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? एन ब्यूटाइल क्लोराइड का। नो, आइसो नो, नियो पेंटाइल क्लोराइड का। हमने क्यों? क्या बोला कि पहला फैक्टर हमारा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन। ये जो ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन का कॉन्सेप्ट है, ये तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स के लिए है। क्या एन ब्यूटाइल क्लोराइड और नियो पेंटाइल क्लोराइड आइसोमर्स हैं? क्या इनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं। एटम्स हैं? नहीं। तो फिर जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं है तो आपको ब्रांचिंग और अनब्रांच नहीं देखना है। वो ठीक है। हमारा जो हाँ फर्स्ट फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक। तो पेंटाइल क्लोराइड का कोई भी स्ट्रक्चर हो, एन पेंटाइल हो, आइसो पेंटाइल हो, नियो पेंटाइल हो, पेंटाइल क्लोराइड का कोई भी फॉर्म, कोई भी स्ट्रक्चर, उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटाइल क्लोराइड से हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें कार्बन एटम ज्यादा है पेंटाइल में। ठीक है। अगर हम ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रेट चेन फॉर्म ले लें और पेंटाइल हाँ क्लोराइड का हाईली ब्रांच्ड फॉर्म ले लें तो भी पेंटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा। ठीक। ये तो जब हम ब्यूटाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, एन ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, ठीक है, तो हम कार्बन फैक्टर, तो हम ब्रांचिंग फैक्टर को देखते हैं। तो ध्यान से, क्योंकि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाएंगे तो मोर देन वन आपके पास कंपाउंड्स होंगे और उसमें क्या होगा, कुछ ब्रांच होंगे, कुछ अनब्रांच्ड होंगे, बॉइलिंग पॉइंट के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो नंबर 1 फैक्टर इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहले उसमें देखिए, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। जब कभी आपको ऐसे दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स मिलने लगे जिसमें सेम कार्बन एटम है तो ब्रांचिंग देखिए। ठीक। क्लियर हो गया? हाँ। अब जरा बताओ, आइसो हेक्साइल क्लोराइड और एन पेंटाइल क्लोराइड किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? आइसोहेक्साइल और एन और एन पेंटाइल। आइसोहेक्साइल का, क्यों? क्योंकि कार्बन आइटम उसमें ज्यादा है। हाँ। कितने होंगे हेक्साइल क्लोराइड में, कितने कार्बन एटम्स होंगे? 6। और एन पेंटाइल में? 5। ठीक है, तो ब्रांचिंग हमें देखनी नहीं है, हमें स्ट्रक्चर्स कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ। जब हम हेक्साइल क्लोराइड के अंदर बात करते हैं, एन हेक्साइल, आइसो हेक्साइल, नियो हेक्साइल, हम्म। तब आपको ये चीजें देखनी है। देखनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया? ठीक। हाँ। अच्छा, एक और चीज बताओ जरा, ये क्लियर हो गया तो जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास जैसे ये आइसो पेंटाइल क्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर लिखा है, हम्म। ठीक है, अगर थोड़ी देर एक ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर, मान लीजिए कंपाउंड नंबर 1 ये हो गया, ठीक। ठीक। कंपाउंड नंबर 2 में इस मिथाइल को हमने यहाँ से हटाया, हम्म। इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पर ब्रांचिंग कर दी कार्बन नंबर 3 पे। अब बताइए, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 था यानी आइसोपेंटाइल क्लोराइड, और अब जो हमने ये बनाया स्ट्रक्चर 2, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो? एक सेकंड। चलिए आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
पहले वाले का आइसोपेंटाइल का, क्योंकि हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, बॉइलिंग पॉइंट का नेक्स्ट टॉपिक है। बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। हैलोजन एटम बढ़ाएंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे CH3Cl, कितने हैलोजन एटम्स हैं इसमें? 1। इससे ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होगा CH2Cl2 का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH_Cl3 का, और इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CCl4। नंबर ऑफ हैलोजन एटम जितना आप बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोकार्बन में, जितने हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस करते जाएंगे हैलोजन एटम्स के थ्रू, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर सीधी सी बात है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, हैलोजन एटम ज्यादा लगाओगे तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा। हाँ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास इसी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको दिए, इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। तो पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने होंगे। तो पहला है आपके पास ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन मींस CH3Br। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म इज जस्ट लाइक क्लोरोफॉर्म, CH_Cl3 जैसे होता है वैसे CH_Br3। ठीक। क्लोरोमीथेन CH3Cl CH3 एंड डाइब्रोमोमीथेन CH2Br। ठीक। सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर ऑफ हैलोजन फैक्टर देखिए। यहाँ पर कितने हैलोजन एटम है नंबर 1 में? 1। यहाँ पर कितने हैलोजन है? 3। यहाँ पर कितने हैलोजन है? 1। और यहाँ पर कितने हैलोजन है? 2। तो इसका मतलब पहले 1 हैलोजन वाले, एक हैलोजन एटम वाले कंपाउंड्स को देखते हैं, मतलब 1 और 3 को। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि कम होगा। हाँ। इसमें अगर हम देखें हैलोजन का साइज, तो एक जगह Cl एक जगह Br है। हाँ। ये पहले आपने सेलेक्ट किया ये मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। इसमें फिर देखा हैलोजन का साइज, एक जगह क्लोरीन एक जगह Br, किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा? क्लोरीन का, उसका साइज क्योंकि बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है ब्रोमीन से? कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो तुम? नहीं सर, ब्रोमीन का ज्यादा होता है। तो सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ इस थर्ड का हुआ। ठीक है, क्योंकि एक तो मोनो हैलोजन कंपाउंड है और दूसरी बात है हैलोजन का साइज कम है। हाँ। ग्रेटर दूसरा मोनो हैलोजन कंपाउंड जिसमें हैलोजन का साइज ज्यादा हो, यानी 1। ठीक। Br मोनो हैलोजन के बाद कौन आएगा? डाई हैलोजन कंपाउंड, मतलब 4th। और डाई हैलोजन के बाद ट्राई हैलोजन कंपाउंड, सेकंड, सॉरी। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा इनके बॉइलिंग पॉइंट का। कैसे हमने अरेंज किया, क्लियर हुआ? हाँ। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल। 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोब्यूटेन। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन, ये स्ट्रक्चर बना। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसो मतलब आइसो किसके लिए हम यूज करते हैं? CH3 होल ट्वाइस CH, इस ग्रुप के लिए हम आइसो लगाते हैं। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड थर्ड इज 1 क्लोरोब्यूटेन। इनका बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है। हमने क्या कहा था, देखिए नंबर 1 जो कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 3। सेकंड वाले में कितने कार्बन है? 3। थर्ड वाले में कितने कार्बन है? 4। पहला फैक्टर तो हमने कहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना है ना आपको। हाँ, तो ये क्लियर हुआ कि थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट 1 और 2 से ज्यादा होगा। हाँ। अब 1 और 2 जो सेम कार्बन के हैं उनमें ब्रांचिंग देखिए। हाँ, तो मतलब फर्स्ट वाला, इसका मतलब सेकंड लीस्ट होगा, सेकंड का सबसे कम। हाँ। उससे बेटर फर्स्ट, क्योंकि सेम कार्बन है लेकिन ब्रांच्ड है। और थर्ड का सबसे ज्यादा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। हाँ। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी में हैलोजन एटम की डेंसिटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ। जैसे नंबर 1, हैलोजन एटम की डेंसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ता है। ठीक। नंबर 1 फैक्टर।
और दूसरा फैक्टर डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक। तीसरा फैक्टर डेंसिटी इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। 3 फैक्टर है, समझिए ध्यान से। हेलोजन एटम का साइज बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक। कार्बन चेन का साइज बढ़ाएंगे, डेंसिटी कम होगा। ठीक। हेलोजन एटम का नंबर बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को देखिए। इसमें हमने लिखा CH3Cl, CH3Br, CH3I। क्या फैक्टर चेंज हो रहा है? हेलोजन का साइज। और जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक। हाँ। यही पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 कह रहा है कि डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। कार्बन चेन यानी एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा। एग्जांपल, CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। जैसे जैसे हम कार्बन एटम बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तीसरा फैक्टर, हेलोजन एटम का नंबर बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगा। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl2। जैसे जैसे हेलोजन एटम का नंबर बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? अगर इन फैक्टर्स को समझेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करेगी? डेंसिटी का सीधा सा फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ। तो इस बात पे डेंसिटी डिपेंड करेगी कि मास कितना है सब्सटेंस का और उसका वॉल्यूम कितना है। एक और तरीके से आप बात कर सकते हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं, अच्छा मास और वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? अगर मान लीजिए हम किसी हाइड्रोकार्बन, किसी एल्केन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हेलोजन एटम ला रहे हैं। आप रिप्लेस किसको कर रहे हैं? एक छोटे से हाइड्रोजन एटम को। हाँ। और ला किसको रहे हैं? एक हेलोजन को, जिसका मास बहुत ज्यादा है। हाँ। नंबर ऑफ एटम्स उतने ही। हाँ। बहुत ध्यान से हम समझेंगे, जरा इस CH3Cl को समझेंगे। ये CH3Cl आपने मान लीजिए मीथेन से बनाया, तो मीथेन में कितने एटम्स थे? CH4, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने? 4 हाइड्रोजन, 5 एटम्स थे। हाँ। अभी हम CH3Cl की बात करें, यहाँ भी 5 एटम्स हैं। हाँ, 5 एटम्स। हाँ। और एटम्स उतना ही है, लगभग मॉलिक्यूलर साइज उतना ही है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन मास बहुत बढ़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के आप क्लोरीन की वजह से मास क्लोरीन डाल दिया, उसको हटाकर क्लोरीन, जिसका मास नंबर 5.5 है, एटॉमिक मास 1 वाले एटम को आप रिप्लेस कर रहे हैं और एटॉमिक मास 35.5 को ला रहे हैं। ठीक, मास बढ़ेगा नहीं? हाँ बढ़ेगा। इसी बात है, मास बढ़ जाएगा। ठीक। फैक्टर 2 की जहां तक बात है, कार्बन चेन की साइज बढ़ा रहे हैं, कार्बन चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी नहीं बढ़ रहा बल्कि कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने CH3Cl में एक कार्बन और ऐड किया तो CH3CH2Cl बना, ठीक है। अब आप यहाँ भी कह सकते हैं कि सर मास तो बढ़ ही रहा है, हमने एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड कर दिया तो क्या मास नहीं बढ़ा? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का मास बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बढ़ गया, हाँ। लेकिन एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम जब आपने एक्स्ट्रा लगाए, कार्बन चेन बढ़ाया, एक कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 2 1, यानी टोटल एटॉमिक मास जो बढ़ा 14 यूनिट बढ़ा। अगर हम एक CH2 ऐड कर रहे हैं तो 14 यूनिट का मास बढ़ा, ओनली 14। और एटम्स कितने बढ़ गए? 3 एक्स्ट्रा एटम हो गए, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। हाँ। क्या वो 3 एक्स्ट्रा एटम्स वॉल्यूम नहीं ऑक्यूपाई करेंगे? हाँ। तो मास में आप जरा सा 14 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम 3 एटम्स का एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो। तो इंक्रीज ज्यादा क्या हुआ? मास ज्यादा इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम। सीधी सी बात है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डिनोमिनेटर ज्यादा इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल खत्म हो जाएगी।
डेंसिटी कम हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो आगे। पहले फैक्टर को देखेंगे तो आप यहाँ देखिए वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। जैसे इन सबको देखिए, आप इन सब में से किसी को भी देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स 5 हैं, सबके अंदर 5 एटम्स हैं। ये अलग बात है किसी का एटॉमिक साइज कम है, किसी का ज्यादा है, बट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बढ़ रहे तो वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ेगा। किसी एक छोटे एटम को हटा के थोड़ा बड़ा एटम ला रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई एक्स्ट्रा एटम तो ला नहीं रहे हम। नहीं। लेकिन मास में जरा देखिएगा, क्लोरीन का मास कितना है? 35, ब्रोमीन का 80। हाँ। आप खुद सोचिए 35 से 80 कितना बढ़ गया? सीधे 45 यूनिट बढ़ गया मास। हाँ। कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं आया, बस एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ गया, तो वॉल्यूम में स्मॉल इंक्रीज हुआ, बट मास में ज्यादा हो गया। का इंक्रीज हुआ। और सेकंड वाले फैक्टर में क्या हो रहा था? मास में 14 यूनिट का इंक्रीज, ओनली 14 यूनिट, और 3 एटम्स का एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। समझ में आया क्यों कार्बन एटम बढ़ने पे वॉल्यूम डेंसिटी कम हो रहा है? हाँ। तो कार्बन एटम का साइज, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगा, हेलोजन का साइज बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक। और तीसरा फैक्टर नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो यहाँ भी ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम आप बढ़ा रहे हैं तो मास बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हेलोजन एटम किसको रिप्लेस करके बढ़ा रहे हैं आप? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को, हाँ। लेकिन जैसे स्मॉल एटॉमिक मास वाले एटम को रिप्लेस करके आप कोई हेलोजन ला रहे हैं लार्ज एटॉमिक मास वाला, तो सीधी सी बात है मास बढ़ गया। ठीक है जी। हाँ। ये फैक्टर्स आप थोड़ा समझ के हाँ। तो क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए हेलोएल्केन्स पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ईथर में, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसमें ही डिसॉल्व होते हैं। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, कोई भी सब्सटेंस न्यू इंटरैक्टिव फोर्सेस तभी बनाएगा जब वो ओल्ड इंटरैक्टिव फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर हो। जब हमने पहले से ही कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स बना रखा है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा है, तो उसको ब्रेक करके हम कोई न्यू और वो भी वीक बॉन्ड क्यों बनाएंगे? ठीक है। वाटर के अंदर, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने बीच के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस हेलोएल्केन्स के साथ नहीं बनाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करेंगे हेलोएल्केन्स के साथ, या हेलोएल्केन्स को डिसॉल्व नहीं करेंगे। यानी सीधा सा रीजन अगर हम एक लाइन में बोले तो वाटर के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको हेलोएल्केन के साथ इंटरैक्ट करने में नहीं मिलता है। इसीलिए वो हेलोएल्केन्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करना चाहते या उसको डिसॉल्व नहीं करना चाहते। इसीलिए हेलोएल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। हेलोएल्केन्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम। जैसे जैसे हेलोजन एटम का साइज बढ़ेगा इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रीजन क्या है? हेलोजन एटम का साइज बढ़ाएंगे तो CX बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि एल्काइल आयोडाइड्स आर लेस स्टेबल देन एल्काइल ब्रोमाइड्स, and alkyl bromides are less stable than alkyl chlorides. Clear? This is why alkyl iodides least stable हैं। This is why अगर हम alkyl iodides को थोड़ी देर तक रख दें, ऐसे ही रख दें alone, तो वो अपने आप डिकम्पोज होके आयोडीन लिबरेट करने लगते हैं। एक क्वेश्चन भी आता है कि जो alkyl iodides हैं on standing, why alkyl iodide on standing becomes violet or brown? It becomes brown or violet because of liberation of iodine. एल्काइल आयोडाइड्स, कोई भी एल्काइल आयोडाइड जैसे मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इसको आपने किसी बॉटल में स्टोर करके ऐसे अकेले छोड़ दिया
तो वो इतना लेस स्टेबल है कि वो अंदर डिकम्पोज हो जाएगा अपने आप, इटसेल्फ इट डिकम्पोजेस टू इवॉल्व टू गिव आयोडीन, ठीक और वो आयोडीन का वॉयलेट कलर आपको उसमें देखने लगेगा। जबकि एल्काइल ठीक ब्रोमाइड्स, एल्काइल क्लोराइड्स वो इतने कम स्टेबल नहीं कि अपने आप डिकम्पोज हो जाए, थोड़ा हीट करोगे या कोई फैक्टर दोगे तब डिकम्पोज। तो ठीक स्टेबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? हाइड्रोजन एटम के साइज पे। लीस्ट स्टेबल हैलाइड्स कौन से हैं? आयोडाइड्स। ठीक नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, ठीक इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब फायर कैच करने की टेंडेंसी। तो हैलोअल्केन्स ठीक आर लेस इन्फ्लेमेबल देन हाइड्रोकार्बन्स and the inflammability decreases with increase in halogen content। जैसे जैसे हाइड्रोजन एटम का साइज बढ़ाएंगे इन्फ्लेमेबिलिटी कम होगी। इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब वो फायर कैच नहीं करेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन्स को देखिए, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं और इसीलिए बहुत हाँ हाइड्रोकार्बन्स का यूज होता है एज अ फ्यूल, लाइक सीएनजी, लाइक एलपीजी। ठीक ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, हाईली इन्फ्लेमेबल है, ठीक बर्न हो जाते हैं। एल्काइल इजीली बर्न नहीं होते, इनकी इन्फ्लेमेबिलिटी हैलोजन हाइड्रोजन अपने हाइड्रोकार्बन से कम है, और इनमें भी अगर हैलोजन कंटेंट बढ़ेगा तो ये और लेस इन्फ्लेमेबल हो जाएंगे। एग्जांपल CCl4 जिसमें हैलोजन कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये इतना लेस इन्फ्लेमेबल है कि इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पायरीन के नाम से यूज होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस कैसे होते हैं हेलोअल्केन्स। तो देखिए हेलोअल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, इनकी केमिकल फीचर्स में जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जैसे किसी भी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, मेन हाँ फैमिली का क्या है, मेन फीचर क्या है। जैसे एल्केन्स की बात करेंगे तो उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन, वो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हाँ एल्कीन्स का और एल्काइंस का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एडिशन। हाँ ऐसे ही जो हेलोअल्केन्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक हेलोअल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी हेलोअल्केन्स में इजीली इनके हेलोजन एटम्स को कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर सकता है। जब कोई ठीक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हेलोअल्केन्स पे अटैक करेगा तो ये इजीली हेलोअल्केन्स के हेलोजन एटम को रिप्लेस करेगा। ठीक This reaction is known as nucleophilic substitution, where an attacking nucleophile replaces halogen atom from an alkyl halide. जनरल ठीक प्रोसेस में अगर हम इसे लिखें तो Rx plus Nu minus is an attacking nucleophile, and why हाँ we have shown minus, हमने माइनस क्यों इसके जनरल सिंबल में लगाया, न्यूक्लियोफाइल के सिंबल में माइनस क्यों लगाया? Nu भी लिख सकते थे, हाँ क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव हाँ हाँ और पॉजिटिव चार्ज लविंग वही होते हैं जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच हों, हाँ और इलेक्ट्रॉन रिचनेस को शो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन को शो करने के लिए हम नेगेटिव चार्ज का सिंबल यूज करते हैं। नेगेटिव चार्ज का इंडिकेशन है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक दिस इज व्हाई न्यूक्लियोफाइल को जब हम जनरल लिखते हैं तो Nu माइनस लिखते हैं। माइनस ये डिनोट करने के लिए लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक ऐसे ही जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स का एक जनरल सिंबल जब लिखते हैं तो E नहीं लिखते हैं, E प्लस लिखते हैं, ये बताने के लिए कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और प्लस इसके लिए यूज करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। हाँ ठीक है, ठीक
तो हाँ जनरल रिएक्शन हमने लिखा RX प्लस NU माइनस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और इस न्यूक्लियोफाइल ने देखिए यहाँ पर अटैक किया इस कार्बन पे और यहाँ से हेलोजन एटम को रिप्लेस कर हाँ, दिया। तो RNU बन। तो प्रोडक्ट बन गया जी RNU और X माइनस यहाँ पर हेलाइड आयन रिलीज हो गया। इस हेलाइड आयन को हम कहते हैं लीविंग ग्रुप, ये लीव कर गया यहाँ से। जी हाँ ठीक है, ये जनरल प्रोसेस। अब यहाँ पर एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, ये जो हमारा RX है एल्काइल हेलाइड, हाँ इसमें जब ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो हेलोजन रिमूव होगा। हाँ अब ये CX बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब ये एल्काइल हैलाइड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ और ये CX बॉन्ड इजीली ब्रेक तब होगा जब इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो, स्ट्रेंथ कम हो। स्ट्रेंथ कम हो। हाँ इसका मतलब एल्काइल हैलाइड्स में जो मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड्स है टुवर्ड्स SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयोडीन। यस, हाँ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स for nucleophilic substitution reaction is Ri, RBr, RCl and RF. जी क्लियर हो गया ये ऑर्डर क्यों है? हाँ बिकॉज जैसे जैसे उनकी साइज। बढ़ेगा हाँ वैसे वैसे क्या होगा, CX बॉन्ड लेंथ आ, बढ़ेगा, CX बॉन्ड लेंथ ठीक। हाँ बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, इजीली CX बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेलोजन को रिप्लेस करना आसान है। हाँ ठीक है, ठीक। अब R के नेचर पे भी डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, बट अभी हेलोजन के नेचर पे समझ में आ गया कि जो मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड्स हैं वो एल्काइल आयोडाइड्स। हाँ अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। जैसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH और रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। इनके साथ एक्वस NaOH मतलब NaOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वस KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर। हाँ मॉइस्ट Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक। इनमें से किसी के साथ भी अगर हेलोल्केन्स की रिएक्शन हम कराएंगे तो हेलोल्केन्स एल्कोहल्स फॉर्म करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हेलोल्केन से एल्कोहल मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। ठीक। यहां पर जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं जैसे एक्वस KOH, हाँ एक्वस NaOH, ये जो एक्वस वर्ड यूज कर रहे हैं या हाँ मॉइस्ट Ag2O कह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, आप इनको मिस नहीं करेंगे कभी भी रिएक्शन में। एक्वस लिखना ही लिखना है आपको, केवल KOH नहीं लिख सकते। Ag2O में मॉइस्ट लिखना ही है आपको ब्रैकेट में, आप केवल Ag2O नहीं लिख सकते, भले ही आपने पूरा रिएक्शन करेक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट सही लिखे हो, बैलेंसिंग भी सही हो, बट फिर भी वो इक्वेशन रॉन्ग होगा। ये इसलिए है क्योंकि Ag2O में एक्वस के साथ साथ ड्राई Ag2O भी होता है और ड्राई Ag2O के साथ हेलोल्केन्स का अलग प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। ऐसे ही एक्वस KOH की जगह एल्कोहलिक KOH से भी हेलोल्केन रिएक्ट करते हैं, इन एल्कोहल की प्रेजेंस में KOH, और एल्कोहलिक KOH के साथ इनका प्रोडक्ट अलग है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो KOH आप यूज कर रहे हैं वो एक्वस KOH है या एल्कोहलिक KOH? आपको मेंशन करना पड़ेगा। हाँ के साथ जब रिएक्शन होगी तो एल्कोहल फॉर्म होगा। एग्जांपल देखिए, RX प्लस एक्वस KOH गिव्स, यहाँ पर OH माइनस और K प्लस, ऐसा समझिए इसे। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। OH माइनस। हाँ यहाँ अटैक तो कर ROH, तो प्रोडक्ट विल बी ROH। ऐसे ही एक्वस NaOH मॉइस्ट Ag2O के साथ भी प्रोडक्ट विल बी ROH, अल्कोहल एंड AgX। मॉइस्ट Ag2O का मतलब हुआ Ag2O में मॉइस्चर देंगे, मॉइस्चर का मतलब वाटर। तो मॉइस्चर
या वाटर की प्रेजेंस में ये Ag2O AgOH बनाएगा, इट गिव्स AgOH मॉइस्चर के साथ। तो जस्ट लाइक NaOH, जस्ट लाइक KOH, ये AgOH भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मॉइस्ट Ag2O का मतलब इनडायरेक्टली AgOH ही हुआ, ठीक क्लियर। ठीक है, हाँ। तो ये एल्कोहल फॉर्म होगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, या खुद आप ड्रॉ करेंगे, CH3Cl plus aqueous KOH, what will be the product? CH3OH plus KCl। CH3CH2Br plus Ag2O moist, CH3CH2OH plus AgBr। यानी हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है, तो मेन प्रोडक्ट जो होगा एल्कोहल होगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था कि इसमें ध्यान क्या रखना है। हेलोल्केन्स को अगर हम मॉइस्ट की जगह ड्राई Ag2O से रिएक्ट कराते हैं, हाँ, तो एल्कोहल ना बन के ईथर बनेगा। इसलिए ठीक। मैंने बोला था ड्राई और मॉइस्ट जरूर लिखना आपको। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2Br treated with Ag2O and this Ag2O is dry, यहाँ लिख भी लेंगे ड्राई। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक। CH3CH2Br का 1 मॉलिक्यूल, CH3CH2Br का सेकंड मॉलिक्यूल, और इनके बीच से आप यहाँ से देखिए, दोनों मॉलिक्यूल के बीच से ये Br एंड Ag2O ये पूरा एलिमिनेट हो गया, और ये ठीक। ऑक्सीजन एटम दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ, CH3CH2 और इधर भी CH2CH3 और बीच में ऑक्सीजन, मतलब CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर, हाँ, IUPAC में इथॉक्सी इथेन, ये बन गया। तो एक्वस ठीक है। या मॉइस्ट Ag2O के साथ एल्कोहल, और ड्राई Ag2O के साथ इधर। ईथर। कैसा ईथर? जो भी RX होगा, मान लीजिए RX है, हम इन जनरल बात करें, RX है तो ईथर बनेगा ROR, ठीक। R जो भी हो, जैसे CH3 है R की जगह तो CH3O CH3, ठीक। C2H5 है R की जगह, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, C2H5O हाँ, C2H5, ठीक। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे ही KOH में भी है। अगर KOH एक्वस की जगह अल्कोहलिक ले लेते हैं हम, तो ठीक। सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन हो जाएगा। एक्वस एलिमिनेशन। KOH के साथ तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, हाँ। बट अल्कोहलिक KOH जैसे ही आप लेंगे, एक्वस को हटा के अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहल के साथ KOH यूज करेंगे, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है ये, हाँ। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। हाँ। तो अल्कोहलिक KOH के साथ ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करता है। अल्फा पोजीशन से हेलोजन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो हाइड्रोजन। जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, लाइक दिस। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक। दैट्स रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन होगा अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि एक्वस KOH इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट Ag2O इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप ड्राई Ag2O लोगे, जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH लोगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट बदल जाएगा। हाँ। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ये भी ईथर फॉर्मेशन का एक मेथड है। विलियमसन सिंथेसिस को ज्यादा डिटेल में हम ईथर चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप विलियमसन सिंथेसिस समझ लो, क्योंकि इसकी डिटेल, इसका मैकेनिज्म, लिमिटेशंस, किस टाइप का अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे, किस टाइप का नहीं यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम ईथर चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट अभी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हेलोएल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। इसमें हेलोएल्केन को रिएक्ट कराना है किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ? सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड कैसे बनेंगे? ये सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड बनेंगे जब आप किसी अल्कोहल को सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, R कुछ भी हो सकता है, CH3OH, C2H5OH,
इस अल्कोहल को जब आप सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक, और तो आपको ये मिलेगा RONA। RONA। ठीक है, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड कहाँ से ले रहे हैं? अल्कोहल से। ठीक, जब ये RX यानी अल्काइल हैलाइड NaOR सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें OR माइनस, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक, एंड द प्रोडक्ट विल बी ROR। हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ R1 कर दिया है। R1 इसलिए कर दिया है ताकि आप ये समझ लो कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ और यहाँ के अल्काइल ग्रुप सिमिलर हो, ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब आप सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो इस मेथड में, और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो। ठीक, हाँ। Williamson synthesis can be used to prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers both. Symmetrical ether का मतलब है जिसमें ये दोनों alkyl group similar हो, like CH3O CH3, C2H5O C2H5. हाँ। But unsymmetrical ether में ये R और R different होंगे, like CH3O C2H5. ठीक। विलियमसन सिंथेसिस में आप अल्काइल हैलाइड से किसी भी टाइप का ईथर बना सकते हो, सिमेट्रिकल भी अनसिमेट्रिकल भी। इसके पहले का जो मेथड आपने पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2O, वहां सिमेट्रिकल ईथर ही केवल। ठीक है, ठीक, हाँ। तो ये रिएक्शन है। एग्जांपल देखिए, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। तो यहां से इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड, प्रोडक्ट विल बी C2H5 प्रोडक्ट O विल बी C2H5, C2H5। और यहां से ये पूरा C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर, कॉमन लैंग्वेज में IUPAC में इथॉक्सी। ठीक। CH3Br is treated with C2H5ONa, unsymmetrical ether, CH3O C2H5। कॉमन लैंग्वेज में लिखेंगे तो दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यानी इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक। कॉमन में दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप्स लिखेंगे अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में, इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC में क्या होता है कि जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा इन दोनों में से, उसको और ऑक्सीजन को लेकर एल्कोक्सी लिखेंगे। जैसे इन दोनों में CH3 स्मॉलर है, तो CH3 एंड O कंबाइंड करके आप मिथॉक्सी लिखेंगे। ठीक। और लार्जर कार्बन जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको एल्केन की तरह लिखेंगे, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, नॉट इथॉक्सी मिथेन, वो नहीं लिख सकते। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3Br methyl bromide is treated with sodium tertiary butoxide। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, और यहाँ से ये पूरा, तो CH3O C CH3 होल थ्राइस ऐसे। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो एक तरफ इसके मिथाइल है O के, और एक तरफ देखेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, ठीक। कॉमन लैंग्वेज में। हाँ, इसी में नंबरिंग होगा। ठीक है। इसका IUPAC नेम जब करेंगे आप, तो इसे मेन चेन लेंगे, 1 2 एंड 3, ये मेन चेन लेंगे। ठीक। अब आपके पास यहाँ पर दो ब्रांचेस हो जाएंगे, एक ये मिथाइल भी एज अ ब्रांच ट्रीट होगा, और ये भी एज अ ब्रांच ट्रीट होगा मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या होगा? जब दो ब्रांचेस होंगी तो उन ब्रांचेस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, एक है मिथाइल एक है मिथॉक्सी। देखिए दोनों में मेथ तक तो कॉमन है। मिथॉक्सी में मेथ के बाद आ रहा है O, तो मिथाइल में मेथ के बाद आ रहा है Y। तो अल्फाबेटिक प्रेफरेंस में मिथॉक्सी पहले लिखा जाएगा। ठीक। तो इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथॉक्सी मीथेन, 2 मिथाइल। अच्छा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और फिर मेन चेन यानी प्रोपेन। ये है मेन चेन आपका, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC भी लिख सकते हैं आप। कॉमन में मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है।
नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद KCN या NaCN, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड के साथ। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे रिएक्शन है, रिएक्शन विद KCN है, इसके बाद जब आप आएंगे रिएक्शन विद AgCN है, रिएक्शन विद KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड, रिएक्शन विद AgNO2, इसके बाद आपका रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड RCOOAg, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद NaSH, रिएक्शन विद NaSR, रिएक्शन विद सोडियम एल्काइनाइड। ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हेलोल्केन्स की। तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।